बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम ही खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सॉल्ट एनालिसिस। और आज का जो लेक्चर है ये असल में थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर तीन किस्म के प्रैक्टिकल्स हैं। उस तीन किस्म के प्रैक्टिकल्स में से एक प्रैक्टिकल सॉल्ट एनालिसिस भी है। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको एक सॉल्ट दिया जाता है और उस सॉल्ट को आपने आइडेंटिफाई करना होता है जी। मिसाल के तौर पे आपको कॉपर सल्फेट दिया गया तो आपने कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, एक स्कीम को फॉलो करना पड़ता है और स्कीम को फॉलो करने के बाद फिर आपने मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करने पड़ते हैं। कुछ पॉजिटिव आते हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं आते और अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर फिर आप फैसला करते हैं कि आपका पर्टिकुलर सॉल्ट ये है जी। तो इसको आप सिंपल लफ्जों में सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं। सेकेंड ईयर के अंदर जो आपके मेजर प्रैक्टिकल्स हैं उनका ताल्लुक सॉल्ट एनालिसिस से है। तो आज का ये जो लेक्चर है वो बुनियादी तौर पर लैब डेमोन्स्ट्रेशन है। इस लेक्चर के अंदर हम ये बात करेंगे जी कि सॉल्ट एनालिसिस क्या है और ये सेकेंड ईयर के जो ये मेजर प्रैक्टिकल्स हैं जिसको सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं, इस प्रैक्टिकल की स्कीम क्या है और ये प्रैक्टिकल किस तरह से परफॉर्म होते हैं, इसको आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लैब डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर हम कोर्स की बात करें तो हमारे कोर्स के अंदर बुनियादी तौर पर तीन किस्म के प्रैक्टिकल्स हैं। यानी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में तीन किस्म के प्रैक्टिकल्स आपने करने हैं और ये तीनों ही प्रैक्टिकल आपके इम्तिहान का हिस्सा होते हैं जी। जो पहले किस्म के प्रैक्टिकल है वो सॉल्ट एनालिसिस है, जो दूसरे किस्म के प्रैक्टिकल हैं वो बायोकेमिकल एनालिसिस है और जो तीसरे प्रैक्टिकल है उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड है जी। तो ये तीनों प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करने हैं। इसके अंदर जो मेजर प्रैक्टिकल है, मेजर का मतलब ये है कि इन प्रैक्टिकल्स की तादाद, इन एक्सपेरिमेंट्स की तादाद भी ज़्यादा है और इम्तिहान के अंदर इनके नंबर्स भी ज़्यादा हैं। तो ये पहले किस्म के प्रैक्टिकल हैं सॉल्ट एनालिसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स हैं, अगर आपके समझ में आ जाए तो आप यकीनन इसको जब परफॉर्म करेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे जी। तो सॉल्ट एनालिसिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं और सॉल्ट क्या होता है और सॉल्ट एनालिसिस किस तरह से होती है, इसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे जी कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट किन दो रेडिकल्स पर मुश्तमिल होता है जी और ये रेडिकल्स कहाँ कहाँ से अराइव होते हैं, जरा इसको देखिएगा जी। सबसे पहली बात ये है जी कि फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स को अगर आप अपने दिमाग में लेके आए तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल किए थे और अगर आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को अपने दिमाग में लेके आए तो उसके अंदर जो बुनियादी तौर पर रिएक्शन था वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि एसिड और बेस का आपस में रिएक्ट करना और उसके नतीजे में आप ये भी जानते हैं कि आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है। लेकिन जो न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है, जो बेहतर डेफिनेशन है, वो ये कहती है जी कि H पॉजिटिव आइंस ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद OH नेगेटिव आइंस ऑफ बेस टू फॉर्म वाटर। अब ये जो सॉल्ट होता है जी, बेसिकली ये सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है और सॉल्ट को न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस कहते हैं। तो सॉल्ट क्या होती है जी, सॉल्ट आयोनिक सब्सटेंस होती है और कैटाइन और एनाइन पर मुश्तमिल होती है। एक रेडिकल को आप एसिड रेडिकल कहते हैं और दूसरे रेडिकल को आप बेसिक रेडिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं देखते हैं जी। तो ये आपका एसिड है और जब आप इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे तो इसको आपने बेस के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा जी। अब आपको वाजे तौर पर नजर आ रहा है ये H पॉजिटिव आइंस और OH नेगेटिव आइंस तो वाटर बना लेंगे। अब एसिड का एनाइन, तो एसिड का एनाइन क्या कहलाएगा, ये आपका एसिड रेडिकल कहलाएगा और यकीनन बेस का जो कैटाइन है वो क्या कहलाएगा, बेसिक रेडिकल कहलाएगा। तो ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। यानी बेस के पॉजिटिव रेडिकल ने और एसिड के नेगेटिव रेडिकल ने आपस में बॉन्डिंग करी और उसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, सॉल्ट मिला, विच इज द न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो क्योंकि ये जो कैटाइन है ये बेस से ड्राइव हुआ है इसलिए ये बेसिक रेडिकल कहलाता है और ये जो क्लोराइड आयन है ये क्योंकि एसिड से ड्राइव हुआ है इसलिए ये एसिड रेडिकल कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं जी कि सॉल्ट इज कंपोज्ड ऑफ एसिड एंड बेसिक रेडिकल। तो एसिड और बेसिक रेडिकल का मजमुआ
इसे सॉल्ट कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं सॉल्ट इज आयोनिक सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल, या आप सिंपल कह सकते हैं कि सॉल्ट इज आयोनिक सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। तो सॉल्ट क्या होता है इस स्लाइड के अंदर आपने सीखा जी। अब सॉल्ट के अंदर दो रेडिकल्स हैं, ये आपको वाजे हो गया जी। एसिड रेडिकल होता है और एसिड रेडिकल की खास बात क्या है कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एसिड रेडिकल आपके एन आयंस हैं और ये एसिड से ड्राइव होते हैं, ठीक है जी, इसलिए ये आपके एसिड रेडिकल कहलाते हैं जी। और जो बेसिक रेडिकल्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी ये कैटाइंस होते हैं और ये बेस से ड्राइव होते हैं, इसलिए आप इनको बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं ये एसिडिक रेडिकल्स की, और ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि सारे के सारे एन आइंस हैं। और ये बेसिक रेडिकल की कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर सारे के सारे कैटाइंस हैं। तो जो मोस्ट कॉमन है और जो आपके कोर्स का हिस्सा है उनको यहाँ पर एज एग्जाम्पल हमने दिया है जी। तो ये एनाइंस हैं जो आपके एसिड रेडिकल कहलाते हैं और ये कैटाइंस हैं जो आपके बेसिक रेडिकल कहलाते हैं। और इनमें से कोई एक, इनमें से किसी एक के साथ बॉन्डिंग करेगा और उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ आपको एक बात और समझ में आई होगी कि जो आपका सॉल्ट एनालिसिस है उसके अंदर आपने जो दो बड़े काम करने हैं जी, वैसे तो आपको आपके मजीद स्टेप भी होते हैं जी, जो दो बड़े काम करने हैं उसमें आपने पहला काम करना है एसिड रेडिकल को पहचानना और दूसरा काम क्या करना है, बेसिक रेडिकल को पहचानना। ये दो आपके मेजर वर्क हैं इस प्रैक्टिकल के अंदर। इन दोनों को अगर आपने पहचान लिया तो फिर आपको सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जनाब, अब हम ये देखने जा रहे हैं जी कि सॉल्ट के जो एसिड रेडिकल है और सॉल्ट के अंदर जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनको कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। असल में ग्रुप में डिवाइड करने की वजह यह है जी कि हमें इनके एनालिसिस करना आसान हो जाए। तो एसिड जो रेडिकल है उनको तीन ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, 1A, 2A और 3A। ये तीन ग्रुप हैं एसिड रेडिकल के। और इसी तरह बेसिक रेडिकल के हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं जी, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B और 6B। तो एसिड रेडिकल के बुनियादी तौर पर तीन ग्रुप है, ये बात अब आपने याद रखनी है जी। और बेसिक रेडिकल को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये डिवीजन किस बुनियाद पे हुई है, ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे हुई है, इस पे हम बात करते हैं जी। तो एसिड रेडिकल्स को जो आपने तीन ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया है जी, इनकी क्लासिफाई करने की वैसे तो दो बड़ी वजूहात हैं जी। जो 1A और 2A ग्रुप के एसिड रेडिकल हैं उसको इस बुनियाद पे आपने क्लासिफाई किया है कि गैस किस रिएजेंट की एडिशन से इवॉल्व होती है। क्योंकि यहाँ पर आप ग्रुप 1A और 2A के अंदर जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो विजुअल ऑब्जर्वेशन है, वो असल में एवोल्यूशन ऑफ गैसेस कह सकते हैं या एवोल्यूशन ऑफ फ्यूम्स कह सकते हैं। जो केमिकल रिएक्शन के बाद फ्यूम्स रिलीज होंगे या केमिकल रिएक्शन के बाद जो गैसेस रिलीज होंगी उनका कलर क्या है, किस रिएजेंट से वो गैस रिलीज होगी, उसकी बुनियाद पे आपने एसिड रेडिकल को क्लासिफाई किया है। जबकि जो 3A ग्रुप के अंदर जो रेडिकल्स हैं उनको उनकी प्रेसिपिटेशन की बुनियाद पर आपने क्लासिफाई किया है। और अगर हम बेसिक रेडिकल्स की बात करें तो बेसिक रेडिकल्स को उनकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू की बेस पर ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6 तक क्लासिफाई किया गया है। और जिस तरह यहाँ पे एरो आपको बता रहा है, तो एरो आपको ये बता रहा है जी कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं जी तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स को आखिर के ग्रुप के अंदर और वो सॉल्ट जिनकी सॉलिबिलिटी इंतहाई कम है उनको शुरू के ग्रुप में रखा गया है। मैं मिसाल से आपको इस बात को समझाऊं जी, तो लेड के बारे में आप जानते हैं, सिल्वर के बारे में आप जानते हैं और मरकरी, ये वो कंपाउंड है जी जिनकी सॉलिबिलिटी इंतहाई कम है और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहलाते हैं। तो इनके सॉल्ट्स को ग्रुप 1 के अंदर, और सोडियम पोटेशियम के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि ये आपके हाईली सॉल्युबल कैटाइंस हैं, तो इनको आपने ग्रुप 6 के अंदर रखा है जी। और अगर हम अमोनियम की बात करें, NH4 पॉजिटिव आयंस की बात करें, ये भी बेसिक रेडिकल कहलाता है जी। खास बात यह है जी कि ये वो कैटाइन है, ये वो रेडिकल है जी कि जिसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये तीनों किस्म की बॉन्डिंग होती है जो इसकी सॉलिबिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है
और यही वो वजह है जी कि इसको इन 6 में से किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया, बल्कि ये 6 के 6 ग्रुप एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अमोनियम NH4 पॉजिटिव मौजूद होगा। ये बात भी अभी आगे डिटेल के अंदर आएगी। तो ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर आपने जो खास बात सीखी, ये जो आपकी याद रखने की बात है, वो ये है जी कि एसिड रेडिकल को 3 ग्रुप्स के अंदर और बेसिक रेडिकल को 6 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया है। और किस बुनियाद पे क्लासिफाई किया है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इस बात का ख्याल रहे कि ए का मतलब एसिडिक है और यहाँ पे बी का मतलब बेसिक है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसका पीरियोडिक टेबल से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी अगर पीरियोडिक टेबल अगर आपके दिमाग में है ए और ए फैमिली या बी फैमिली जी, तो ए और बी यानी मेन ग्रुप एलिमेंट्स और सब ग्रुप एलिमेंट्स, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर ए का मतलब एसिड है और बी का मतलब बेसिक है, और किस बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन की गई है उस पे मैंने आपसे बात की। अब हम कुछ ग्रुप रेडिकल्स के बारे में बात करने जाएंगे जी। ये जो ग्रुप रेडिकल्स आपने एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स आपने पढ़े, और उसके बाद फिर आपने ग्रुप्स भी डिस्कस किए कि एसिड रेडिकल को 3 ग्रुप्स के अंदर और बेसिक रेडिकल को 6 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया है जी। तो ये क्लासिफिकेशन में कौन कौन से रेडिकल किस किस ग्रुप के अंदर है, इस पे हम अब बात करेंगे जी। तो एसिड रेडिकल के कुल 3 ग्रुप हैं जी, और ग्रुप 1A के अंदर जो रेडिकल्स आते हैं जी, उनके फॉर्मूले, उनके नाम अब आपके सामने लिखे हुए हैं। आप भी कोशिश करें जी कि कम से कम ये, और इसके बाद हम जब रिएजेंट्स पढ़ने जाएंगे तो वो कम से कम इतना तो आपको ज़बानी याद हो। तो ग्रुप 1A के अंदर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और एसीटेट आता है जी। ग्रुप 2A के अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट, ये एसिड रेडिकल है, इन्हें रखा गया है। और ग्रुप 3A के अंदर जिन एसिड रेडिकल को रखा गया है वो सल्फेट और फॉस्फेट है। तो ये एसिड रेडिकल अब आपके सामने हैं। कम से कम ये जो एसिड रेडिकल यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपको याद होने चाहिए, इनके ग्रुप्स के साथ आपको याद होने चाहिए जी। एसिड रेडिकल के कुल 3 ग्रुप्स हैं जी, 1A, 2A और 3A। 1A के अंदर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट को रखा गया है। ग्रुप 2A के अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट को रखा गया है, जबकि ग्रुप 3A के अंदर सल्फेट और फॉस्फेट को रखा गया है जी। तो ये कुछ एसिड रेडिकल हैं अपने ग्रुप्स के साथ। अगर हम बेसिक रेडिकल्स की बात करें तो बेसिक रेडिकल्स के कुल 6 ग्रुप्स हैं जी, और ग्रुप 1B के अंदर लेड, सिल्वर और मरकरी को रखा गया है। ग्रुप 2B के अंदर एक बार फिर लेड आता है, और इसके अदर जो मेंबर्स हैं उसके अंदर कॉपर, बिस्मिथ और कैडमियम शामिल है। अब उमूमन ये सवाल होता है जी कि लेड ग्रुप 1 में भी है और ग्रुप 2 में भी है, तो उसकी क्या वजह है, मैं बता देता हूँ जी। देखिए, लेड का मसला ये है जी कि लेड की जो सॉलिबिलिटी है वो इंतहाई कम है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि जो सॉलिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कैटाइन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि एनाइन पे भी डिपेंड करती है। तो लेड जिस वक्त नाइट्रेट के साथ होता है जी, तो नाइट्रेट की सॉलिबिलिटी, नाइट्रेट इस लेड की सॉलिबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है जी, और लेड की सॉलिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है, यानी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, और वो ग्रुप 1 के अंदर प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाता। उसकी वजह से फिर ये ग्रुप 2 में आके प्रेसिपिटेट आउट होता है, क्योंकि इन तमाम को सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बेस पे रखा गया है। तो अगर किसी वजह से सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो अल्टीमेटली वो फिर किसी और ग्रुप से किसी और ग्रुप में ट्रांसफर हो जाता है। तो लेड के साथ स्पेशली ये होता है जी। और अगर ये लेड का क्लोराइड हो या ये लेड का ब्रोमाइड हो या लेड का सल्फेट हो जी, तो फिर उसकी सॉलिबिलिटी इंतहाई कम होती है और वो ग्रुप 1 में ही प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो ये मैंने आपको वजह बता दी थी। तो एनाइन से सॉलिबिलिटी का ताल्लुक है, सिर्फ और सिर्फ कैटाइन से सॉलिबिलिटी का ताल्लुक नहीं है, बल्कि एनाइन से भी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का ताल्लुक है जी। और क्योंकि लेड अगर नाइट्रेट के साथ होता है तो उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है और वो फिर ग्रुप 1 के अंदर प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाता, इसलिए लेड को ग्रुप 1 और 2 दोनों के अंदर रखा गया है जी। तो ये ग्रुप 2B के रेडिकल्स है, जिसके अंदर लेड, कॉपर, बिस्मिथ और कैडमियम शामिल है। ग्रुप 3B के अंदर जो रेडिकल्स आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है जी, उसके अंदर ये आयरन +2 फॉर्म के अंदर जिसको फेरस कहते हैं, आयरन +3 फॉर्म के अंदर जिसको फेरिक कहते हैं,
एल्युमिनियम और क्रोमियम, ये वो बेसिक रेडिकल्स हैं जिनको ग्रुप 3b के अंदर रखा गया है। ग्रुप 4b के अंदर जो रेडिकल्स आते हैं वो है कोबाल्ट, निकल और जिंक। ग्रुप 5b के अंदर कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम को रखा गया है, जबकि ग्रुप 6b के अंदर मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम शामिल हैं। अगर ये 6 के 6 ग्रुप एब्सेंट आते हैं जी, कैसे एब्सेंट होते हैं इसका आपको आगे पता लगेगा जी। तो अगर ये 6 के 6 ग्रुप एब्सेंट है तो इसका मतलब ये है कि अमोनियम मौजूद होगा। तो अगर इन 6 के अंदर ये 6 के 6 ग्रुप टेस्ट आप करते हैं और आपको कोई ऑब्जर्वेशन आपको हासिल नहीं होती, तो इसका मतलब वाज़ेह तौर पर ये है जी कि वो सॉल्ट अमोनियम बेस्ड है जी, और उसके अंदर अमोनियम बेसिक रेडिकल मौजूद है। और ये मैं इससे पहले आपको बता चुका कि अमोनियम की सॉल्युबिलिटी इन 6 ग्रुप में जितने भी रेडिकल्स मौजूद हैं उन सब से ज्यादा है, इसलिए वो इन 6 ग्रुप में भी कहीं पे भी प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाता। अब हम ग्रुप रिएजेंट्स की बात करेंगे जी। यानी जो पिछली जो स्लाइड्स थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा जी, उसके अंदर हमने ये पढ़ा जी कि जो एसिड रेडिकल्स हैं और जो बेसिक रेडिकल्स हैं, एसिड रेडिकल्स को 3 ग्रुप के अंदर रखा गया है, बेसिक रेडिकल्स को 6 ग्रुप के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया है ये आपको मालूम है। आप और एसिड रेडिकल में ये जो 3 ग्रुप है, इन 3 ग्रुप में किन किन रेडिकल्स को किन किन ग्रुप में रखा गया है, और इस तरह बेसिक रेडिकल्स के जो 6 ग्रुप हैं तो उनमें किन किन रेडिकल्स की ग्रुपिंग की गई है, ये अब आपके सामने है जी। अब बड़ी ही अहम चीज है जी, और वो अहम ये चीज है जी कि इसको ऑब्जर्व करने के लिए या आप ये कहें जी कि ग्रुप टेस्ट करने के लिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ग्रुप मौजूद है, कौन से ग्रुप के रेडिकल्स हमारे सॉल्ट के अंदर मौजूद हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्ट के अंदर या सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, ये भी दो बुनियादी बातें हैं जिस पे भी मैं तफसील से बात करूंगा। तो सॉल्ट के अंदर या सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर हमें एक और केमिकल, आप केमिकल भी कह सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स भी कह सकते हैं, हो सकता है एक से ज्यादा केमिकल्स भी डालें, तो वो ऐड करने पड़ते हैं और वो क्या कहलाते हैं, आपके ग्रुप रिएजेंट्स कहलाते हैं। तो ग्रुप रिएजेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने प्रैक्टिकल्स एंजॉय करने हैं और प्रैक्टिकल आपने सही तरीके से सीखने हैं तो कम से कम ग्रुप रेडिकल्स और ग्रुप रिएजेंट्स, ठीक है जी। तो 9 ग्रुप हैं आपके पास, 9 ग्रुप रेडिकल, 9 ग्रुप्स हैं जी। उन 9 ग्रुप्स के आपके पास 9 ग्रुप रेडिकल्स हैं और इसी तरह आपके पास 9 ग्रुप रिएजेंट्स हैं। इनको अगर आप याद कर लें तो यकीनन आपके लिए प्रैक्टिकल को समझना और प्रैक्टिकल को करना इंतहाई आसान होगा। ग्रुप रिएजेंट्स को पढ़ने से पहले हम ये मोड ऑफ टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं कि 2 किस्म के हमारे पास टेस्ट होते हैं जी। एक वो टेस्ट होता है जिसको हम ड्राई टेस्ट कहते हैं, और ड्राई टेस्ट एसिड, क्योंकि हमारे पास 9 ग्रुप है, इस 9 में जो शुरू के 2 ग्रुप है यानी एसिड रेडिकल का ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो एसिड रेडिकल का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए सॉल्ट को बराह रास्त इस्तेमाल किया जाता है। यानी टेस्ट ट्यूब भी ड्राई होनी चाहिए और उसके अंदर आप सॉल्ट डायरेक्ट लेते हैं, उसके अंदर वाटर को ऐड नहीं करते, उसका सोल्यूशन नहीं बनाते, सॉल्ट को डायरेक्ट लिया जाता है और रिएजेंट को डायरेक्टली सॉल्ट के अंदर ऐड किया जाता है जी। देखिए इसकी वजह क्या है, इस ड्राई टेस्ट की वजह क्या है कि इस ग्रुप 1A के अंदर और ग्रुप 2A के अंदर जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमें गैसेस को निकलता हुआ देखना है, हमें गैसेस के कलर को ऑब्जर्व करना है, ठीक है जी, हमें गैसेस की स्मेल को ऑब्जर्व करना है। और यहाँ इसीलिए हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर हम सॉल्ट का सोल्यूशन नहीं बल्कि बराह रास्त रिएजेंट का इंटरेक्शन किससे करवा रहे हैं, सॉल्ट से करवा रहे हैं, ताकि जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट हो और हमें बहुत आराम से जो चेंज है, जो ऑब्जर्वेशन है वो नजर आ जाए। इसलिए एसिड रेडिकल के ग्रुप 1 को और ग्रुप 2 को डिटेक्ट करने के लिए सॉल्ट को बराह रास्त इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए टेस्ट ट्यूब भी ड्राई होती है और उसके अंदर सॉल्ट को डायरेक्ट लिया जाता है और उस सॉल्ट के अंदर रिएजेंट को बराह रास्त ऐड कर दिया जाता है। ये टेस्ट आपके ड्राई टेस्ट कहलाते हैं। और इसके बाद क्योंकि 9 ग्रुप हैं, अब हमारे पास 7 ग्रुप बचे जिसके अंदर सारे के सारे बेसिक रेडिकल्स और एसिड रेडिकल का ग्रुप 3, यानी आप 1 से लेकर 9 तक इसको देखें जी,
तो शुरू के दो आपके ड्राई टेस्ट है जिसके अंदर सॉल्ट को डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद एसिड रेडिकल का एक ग्रुप और बेसिक रेडिकल के 6 ग्रुप के लिए आप जो टेस्ट करते हैं उसको वेट टेस्ट करते हैं। और वेट टेस्ट का मतलब ये है कि आपको सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो जो सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं हो सकता है वो वाटर के अंदर बने, वाटर के अंदर नहीं बनेगा तो फिर HCl के अंदर बनेगा, अगर HCl के अंदर भी नहीं बनेगा तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बनेगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी नहीं बन सका तो हमारे पास आखिरी चांस होता है कि एक्वा रिजिया इस्तेमाल करें। तो वो जो सॉल्ट सोल्यूशन होता है उसके लिए सॉल्ट एनालिसिस के लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और उस सॉल्ट सोल्यूशन को ओरिजिनल सोल्यूशन कहते हैं। तो ओरिजिनल सोल्यूशन से आप परेशान मत होइएगा, ओरिजिनल सोल्यूशन असल में सॉल्ट सोल्यूशन को कहते हैं जी। तो ये जो ओरिजिनल सोल्यूशन है इसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपको सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा और उस सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर यानी ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर रिएजेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी आप सोल्यूशन के अंदर किसी और सोल्यूशन को यानी रिएजेंट को ऐड कर रहे हैं तो इसका वाजे मतलब यह है जी कि आप प्रेसिपिटेट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने एलिमेंट डिटेक्शन के प्रैक्टिकल्स के अंदर जो आप प्रेसिपिटेट्स को ऑब्जर्व करते थे और एक सोल्यूशन के अंदर यानी सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर कोई रिएजेंट को ऐड करते थे यानी सोल्यूशन को ऐड कर देते और फिर आप ये देखते थे कि प्रेसिपिटेट्स बने या नहीं। तो बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पे काम है जी कि आप जब वेट टेस्ट करेंगे तो आप ओरिजिनल सॉल्यूशन पहले प्रिपेयर करेंगे और उस ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आप एक्सटर्नल केमिकल्स जिसको आप रिएजेंट्स कहते हैं वो ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यकीनन आप किसको ऑब्जर्व करेंगे, प्रेसिपिटेट्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये स्लाइड के अंदर हम पढ़ने तो ग्रुप रिएजेंट्स जा रहे थे लेकिन ये अहम बात थी जिसलिए इसको मैंने इसलिए डिस्कस किया जी। तो जो हमारे पास एनालिसिस होती है वो दो किस्म की एनालिसिस होती है, हमारे पास जो टेस्ट होते हैं वो दो किस्म के टेस्ट होते हैं, एक होता है ड्राई टेस्ट, दूसरा होता है वेट टेस्ट। ड्राई टेस्ट के अंदर सॉल्ट को डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है यानी सॉल्ट के अंदर रिएजेंट को डायरेक्टली ऐड किया जाता है और ये एसिड रेडिकल के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए इस्तेमाल होता है। और वेट टेस्ट के अंदर आपको सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना पड़ता है जिसे ओरिजिनल सोल्यूशन भी कहते हैं जी। आगे लेक्चर के अंदर इसको O.S. से शो किया जाएगा तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर रिएजेंट ऐड किया जाता है और प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए या नहीं इस बात को ऑब्जर्व किया जाता है। अब हम ग्रुप रिएजेंट्स को स्टडी करने जाएंगे जी। तो एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स के ग्रुप्स को, उनके अंदर मौजूद ग्रुप रेडिकल्स को और उन ग्रुप रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए जो रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एसिड रेडिकल के 3 ग्रुप्स हैं जी। जो ग्रुप 1A है उसके अंदर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और एसीटेट है और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सॉल्ट के अंदर, क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा कि यहाँ पे ड्राई टेस्ट होता है, सॉल्ट के अंदर HCl डाइल्यूट डाला जाता है। तो ग्रुप 1A का ग्रुप रिएजेंट HCl डाइल्यूट है। ग्रुप 2A की बात करें तो ग्रुप 2A के अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट ये रेडिकल्स हैं, इन्हें रखा गया है और इन रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सॉल्ट के अंदर डायरेक्टली सॉल्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है जी। तो ग्रुप 2A का जो रिएजेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है जी। ये 2 ग्रुप वो हैं जी जिसके आपको ड्राई टेस्ट करने पड़ते हैं और ड्राई टेस्ट करने का मतलब ये है जी कि इन सॉल्ट को ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर ओरिजिनल हालत में लिया जाता है, सॉल्यूशन इनका नहीं बनाया जाता और इनके अंदर HCl ऐड किया जाता है या इनके अंदर H2SO4 ऐड किया जाता है जी। एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिसको फॉलो करना है जी, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होती है जी। तो अभी हम रिएजेंट्स पढ़ रहे हैं जी। तो ग्रुप 1A का रिएजेंट HCl डाइल्यूट है और ग्रुप 2A का रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जहां पर भी रिएजेंट के बारे में कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है उसे आपने लैब में इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना है जी, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल होता है जी। तो जहां भी कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है उससे उस केमिकल को खास, वैसे तो आपको तमाम केमिकल ही एहतियात से इस्तेमाल करने चाहिए जी, लेकिन वो केमिकल आपके लिए इतने हार्मफुल नहीं है जितना हार्मफुल आपके लिए कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट है जी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इंतहाई एहतियात से आपने इस्तेमाल करना है जी। ग्रुप 3A के रेडिकल्स की बात करें तो ग्रुप 3A के अंदर सल्फेट और फॉस्फेट शामिल है और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो ग्रुप रिएजेंट है वो बेरियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना पड़ता है जी। तो सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर बेरियम क्लोराइड ऐड किया जाता है जी।
तो बेरियम क्लोराइड ग्रुप 3A का रिएजेंट है जी। तो ये तीनों ग्रुप अब आपके सामने हैं और ये एक ही केमिकल है जिसे आपने याद रखना है जी। तो ग्रुप 1A के अंदर कौन कौन से रेडिकल्स हैं उन्हें याद रखिए, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है उसे याद रखिए, और इसी तरह आपने बाकी तमाम ग्रुप के भी रिएजेंट्स को याद रखना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ग्रुप 1A के अंदर का जो ग्रुप रिएजेंट है वो HCl डाइल्यूट है। ग्रुप 2A का जो ग्रुप रिएजेंट है वो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, और ग्रुप 3A का जो रिएजेंट है वो बेरियम क्लोराइड है। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A का जो टेस्ट होता है उसको आप ड्राई टेस्ट करते हैं और डायरेक्ट सॉल्ट के अंदर ये रिएजेंट ऐड किए जाते हैं, और ग्रुप 3A के अंदर ये जो रिएजेंट ऐड किया जाएगा वो सॉल्यूशन बना के ऐड किया जाएगा। बेसिक रेडिकल्स के 6 ग्रुप हैं जी। ग्रुप 1B के अंदर लैड, सिल्वर और मरकरी शामिल है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप HCl डाइल्यूट इस्तेमाल करते हैं जी। तो यहाँ अगर आप एक बात को देखें जी, तो ग्रुप 1 एसिडिक का ग्रुप रिएजेंट भी HCl डाइल्यूट है, और ग्रुप 1B यानी 1 बेसिक रेडिकल का ग्रुप रिएजेंट भी सेम है जो कि HCl डाइल्यूट ही है। इस बात का लेकिन ख्याल रहे जी, ये ग्रुप जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनके अंदर ये रिएजेंट सॉल्ट के अंदर नहीं डाला जाता बल्कि ओरिजिनल सॉल्यूशन बना के डाला जाता है। तो अब यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स की हम बात करेंगे और जितने भी ग्रुप रिएजेंट्स की बात करेंगे वो ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर ऐड हो रहे हैं। ग्रुप 2B के जो रेडिकल्स हैं उसके अंदर लैड, कॉपर, कैडमियम और बिस्मिथ को रखा गया है जी, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका जो ग्रुप रिएजेंट है जी वो कॉम्बिनेशन है दो सॉल्यूशन का, HCl डाइल्यूट और H2S ये ऐड किए जाते हैं जी। इनको ये आप बेसिकली ग्रुप रिएजेंट कहलाते हैं जी, विच इज द मिक्सचर ऑफ टू केमिकल्स। तो आप HCl डाइल्यूट ऐड करेंगे और HCl डाइल्यूट ऐड करने के बाद आप H2S ऐड करेंगे, और उसके बाद प्रेसिपिटेट्स बनते हैं या नहीं इस बात को आप ऑब्जर्व करेंगे जी। ग्रुप 3B का जो ग्रुप रेडिकल है जी, ग्रुप रेडिकल्स हैं वो अब आपके सामने हैं जी, फेरस, फेरिक, एल्युमिनियम और क्रोमियम, और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं वो अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर सॉल्ट होता है इसे ऐड किया जाता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये लिक्विड होता है इसे आप ऐड करते हैं जी। तो ये दो केमिकल्स हैं जी, ये आप ये इसके ग्रुप रिएजेंट है, यानी ग्रुप 3B के जो ग्रुप रिएजेंट है वो भी मिक्सचर ऑफ टू केमिकल्स हैं जी। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड किया जाता है और प्रेसिपिटेट बनते हैं या नहीं इसे ऑब्जर्व करते हैं जी। ग्रुप 4B के जो रेडिकल्स हैं उसके अंदर कोबाल्ट, निकल और जिंक को रखा गया है ग्रुप 4B के अंदर, और रिएजेंट जो इस्तेमाल होता है जी, देखिए अब अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वो केमिकल है जो अब से लेकर आखिरी ग्रुप तक डलेगा, तो ये तो अपने दिमाग में रखें। और जो तीसरा केमिकल है वो तब्दील होता रहेगा, सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का, ठीक है जी। तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो आपने डाला, लेकिन उसके साथ आपने हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड किया है जी, तो ये ग्रुप 4B के ग्रुप रिएजेंट्स हैं जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 6 के अंदर ये लाजमी डलना है। ग्रुप 3B के अंदर इसके साथ कुछ ऐड नहीं होना, लेकिन ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 6 तक ये तीसरा केमिकल आपने याद रखें। तो ये बड़े आराम सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है जिससे आप इन ग्रुप रिएजेंट्स को याद रख सकते हैं। तो ग्रुप 4B के जो ग्रुप रिएजेंट्स हैं उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड शामिल है जी। ग्रुप 5B के जो रेडिकल्स हैं उसके अंदर कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम शामिल है, और इसको डिटेक्ट करने के लिए ग्रुप रिएजेंट इस्तेमाल होता है जी वो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट है जी। तो अमोनियम कार्बोनेट ये आपने डाला है जी, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप ये डाल ही रहे हैं जी। और ग्रुप 6B के जो ग्रुप रेडिकल्स हैं उसके अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम शामिल है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो ग्रुप रिएजेंट ऐड किए जाते हैं उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को इस्तेमाल किया जाता है जी। तो पिक्चर अब आपके सामने वाजे है जी, बेसिक रेडिकल के 6 के 6 ग्रुप आपके सामने हैं, उनके रेडिकल्स आपके सामने हैं और उनके ग्रुप रिएजेंट्स आपके सामने हैं जी। अब अगर आप इसको आसानी से याद करना चाहते हैं जी, तो देखिए ये दो ग्रुप्स को आप एक साथ याद करें कि HCl दोनों के अंदर ऐड करना है। ग्रुप 1 के अंदर HCl के साथ कुछ ऐड नहीं करना, लेकिन ग्रुप 2 के अंदर उसी HCl के अंदर आपने H2S ऐड करना है जी। अगर आप बेसिक रेडिकल्स की बात करें तो बेसिक रेडिकल्स के अंदर जो बाकी चार ग्रुप आपके पास बचे 3 से लेकर 6 तक, तो इसके अंदर इन चारों ही ग्रुप के अंदर
आपने अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो लाजमी डालना है, आपको इन चारों के अंदर अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड नजर आ रहा है। ग्रुप 3 के अंदर इसके साथ कुछ ऐड नहीं करना। ग्रुप 4 के अंदर आपने इसको ऐड करने के बाद H2S ऐड करना है। ग्रुप 5 के अंदर इन दोनों को ऐड करने के बाद अमोनियम कार्बोनेट को ऐड करना है, और ग्रुप 6 के अंदर इन दोनों को ऐड करने के बाद डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को ऐड करना है जी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने इस प्रैक्टिकल्स को आसानी से समझना है, आसानी से याद रखना है और आसानी से लैब के अंदर परफॉर्म करना है जी, तो कम से कम ये जो इससे पिछली स्लाइड गुजरी है और ये जो स्लाइड गुजरी है, कम से कम ये चीजें आपको लाजमी मेमोराइज हों जी। आगे की ऑब्जर्वेशन भी अगर याद हो तो बहुत ही अच्छा है जी, कि कितने ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स के में कौन कौन से रेडिकल्स शामिल हैं जी, और उन रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट्स हैं जी। तो ये ग्रुप टेस्ट कहलाता है जी। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल समझ में भी बहुत आसानी से आ जाएंगे और आपके लिए इन प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना भी इंतहाई आसान होगा। अब हम वो ऑब्जर्वेशंस उन ऑब्जर्वेशंस पे बात करेंगे जी। आप ग्रुप टेस्ट करने जा रहे हैं, आपने या तो सॉल्ट लेना है या ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है। उसके अंदर अब आपको रिएजेंट्स भी पता है, आपको पता है कि आप कौन से ग्रुप का टेस्ट करने जा रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, उसके अंदर रिएजेंट ऐड करना है। तो सॉल्ट के अंदर या ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर जब आप रिएजेंट को ऐड करेंगे तो रिएजेंट को ऐड करने से क्या ऑब्जर्व होगा उस पर हम बात करने जा रहे हैं जी। तो एसिड रेडिकल के अंदर क्या ऑब्जर्व होता है इस पे हम बात करेंगे, और आगे इस लेक्चर के अंदर हम उसे विजुअली ऑब्जर्व भी करेंगे जी। तो अगर ग्रुप 1A की बात करें तो ग्रुप 1A के अंदर ये रेडिकल्स हैं जी। उसके अंदर डाइल्यूट HCl डाला जाता है, और डाइल्यूट HCl डालने के बाद अब आपके दिमाग में होना चाहिए ना जी कि हम जो हमने सॉल्ट लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर हमने डाइल्यूट HCl डाला तो होगा क्या जी। तो होगा क्या, ये अब आपके सामने है जी। तो दो पॉसिबिलिटी है जी। एक पॉसिबिलिटी है जी कि आपको एवोविसेंस नजर आएंगे, और एवोविसेंस का मतलब बुलबुले होते हैं। जिस तरह कोक की बोतल ओपन करते हैं जी या पेप्सी की बोतल को ओपन करते हैं जी, तो इसकी बोतल को ओपन करने से क्या होता है, गैस रिलीज होती है और बबल्स की फॉर्म में वो आपको सॉल्यूशन के अंदर बबल्स नजर आते हैं। तो उसको, इस फिनोमेना को आप एवोविसेंस कहते हैं जी। तो अगर सॉल्ट के अंदर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मौजूद है तो HCl को ऐड करने से आपको एवोविसेंस नजर आएंगे। तो आप फौरन समझ जाएंगे कि सॉल्ट के अंदर या तो कार्बोनेट मौजूद है या बाइकार्बोनेट मौजूद है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है जी कि एवोविसेंस नजर ना आए, लेकिन जब आप उसको स्मेल करें तो आपको विनेगर की स्मेल आ जाए। तो अगर आपको विनेगर यानी सिरके की स्मेल आ जाती है तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर एसिटेट मौजूद होगा। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है जी कि ना आपको स्मेल आए ना आपको एवोविसेंस नजर आए, तो यही देखिए सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाती है, क्योंकि आपने सीक्वेंस से चलना है। ठीक है जी। तो अब यहां पर आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट के अंदर आपने HCl डाला, ना आपको एवोविसेंस नजर आए ना आपको स्मेल ऑब्जर्व हुई, इसका मतलब है ग्रुप 1A एब्सेंट है। अब आप ग्रुप 2 के रेडिकल्स को अपने दिमाग में लेके आए तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड और नाइट्रेट ग्रुप 2 के अंदर होते हैं। अब आप इसे चेक करेंगे, और इसको चेक करने के लिए आप नई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर दोबारा से सॉल्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये सॉल्यूशन बन गया, ये तो जाया हो गया, इसको आप वॉश कर दें। नई टेस्ट ट्यूब लें, उसके अंदर दोबारा से सॉल्ट लें, और सॉल्ट के अंदर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें जो आप एहतियात से ऐड करेंगे। और अब आप ये देखें कि गैस इवॉल्व होती है या नहीं। ठीक है जी। तो अगर गैस इवॉल्व होती है आपको नजर आती है तो इसका मतलब ये है जी कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड या नाइट्रेट में से कोई एक मौजूद होगा। और अगर गैस इवॉल्व होती हुई नजर नहीं आती तो इसका मतलब ये है जी कि ग्रुप 1A जिस तरह से एब्सेंट था ग्रुप 2A भी एब्सेंट है, यानी ये जो रेडिकल्स लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी आपके सॉल्ट के अंदर मौजूद नहीं है। और इस सूरत में अब आपको लाजमी, अगर आपने पहले सोल्यूशन बना लिया है तो बहुत अच्छा है जी, अगर आपने पहले सोल्यूशन नहीं बनाया तो अब तो आपको लाजमी सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जितने भी टेस्ट हैं वो सॉल्ट सोल्यूशन से होंगे। तो आप सॉल्ट सोल्यूशन बनाएंगे जी, और उस सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर आप बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को ऐड करेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे जी कि प्रेसिपिटेट्स आते हैं या नहीं। देखिए, क्योंकि एसिड रेडिकल के 3 ही ग्रुप हैं तो यानी यहां पर अब आपको प्रेसिपिटेट नजर आएंगे। अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स नजर नहीं आते तो इसका मतलब यह है कि आपने ऊपर किसी ग्रुप को ऑब्जर्व करने में गलती की है।
तो इसका मतलब है आपको दोबारा से इसको रिपीट करना चाहिए जी। तो ग्रुप 3 के अंदर सल्फेट और फॉस्फेट ये रेडिकल्स मौजूद है और इस सोल्यूशन बनाया जाता है जी। उस सोल्यूशन के अंदर बेरियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है और प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए या नहीं इस बात को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बात को ऑब्जर्व करने के बाद आप को अंदाजा हो जाता है जी कि एसिड रेडिकल्स में इनमें से कौन सा रेडिकल आपके सॉल्ट के अंदर मौजूद है। अब हम बेसिक रेडिकल्स की ऑब्जर्वेशंस को पढ़ने जा रहे हैं और बेसिक रेडिकल्स के अंदर हर जगह ही आपको क्या मिलते हैं जी, प्रेसिपिटेट्स ऑब्जर्व होते हैं जी। तो ये आपके 1b के ग्रुप रेडिकल्स हैं और 1b को डिटेक्ट करने के लिए आप HCl डाइल्यूट को ऐड करते हैं। अगर आपको प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं जी तो प्रेसिपिटेट्स क्लोराइड के होते हैं, ये तो एक थ्योरेटिकल सी बात है जी। तो अगर आपको प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं तो इसका मतलब है ग्रुप 1b प्रेजेंट है जी। और अगर आपको प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलते तो इसका मतलब है ग्रुप 1b एब्सेंट है। फौरन आप ग्रुप 2b का टेस्ट करते हैं और सॉल्यूशन को फेंके बगैर, देखिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूट HCl और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी H2S, तो उसी सॉल्यूशन के अंदर आप H2S ऐड कर देते हैं, यानी आपको सॉल्यूशन डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप HCl डाला हुआ है आपने और HCl डालने पे आपको कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ तो आप उसी सॉल्यूशन के अंदर H2S डाल देते हैं और फिर ये देखते हैं कि आपको प्रेसिपिटेट्स मिले या नहीं। अगर प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे तो वो सल्फाइड के होंगे, अगर प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं तो ग्रुप 2b प्रेजेंट है और अगर प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलते तो इसका मतलब है ग्रुप 2b भी एब्सेंट है। इसका मतलब है आपको ग्रुप 3b का टेस्ट करना पड़ेगा। अब ग्रुप 3b की टेस्ट की बात की जाए तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दो मुख्तलिफ केमिकल ऐड करने हैं, तो अब आपने नई टेस्ट ट्यूब लेनी है और नई टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने फिर से सॉल्यूशन लेना है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि सॉल्ट सॉल्यूशन एक बार बनता है जी, तो इसको एक टेस्ट ट्यूब भर के सॉल्ट सॉल्यूशन जिसको ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं वो बना लिया जाता है और बार बार आप उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो बार बार आपको सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सॉल्यूशन एक बार बना के रख लेते हैं जी और उसमें से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं जी। तो यहाँ पर आप दोबारा से सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे जी और सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है उसको ऐड करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे। अगर आपको प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं तो वो प्रेसिपिटेट्स हाइड्रोक्साइड्स के होंगे जी और अगर प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं तो इसका मतलब है ग्रुप 3b इनमें से कोई रेडिकल मौजूद होगा और अगर आपको प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलते तो इसका मतलब है ग्रुप 3b भी एब्सेंट है और अब आपको ग्रुप 4b का टेस्ट करना पड़ेगा। ग्रुप 4b के अंदर अगर आप देखें जी तो अमोनियम क्लोराइड आपने पहले से डाला हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने पहले से डाला हुआ है, आपको प्रेसिपिटेट्स नहीं मिले तो आपको सॉल्यूशन डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसी सॉल्यूशन के अंदर H2S को ऐड कर दें जी। अगर आप H2S को ऐड करेंगे और आपको प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं जी तो वो सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स होंगे जी। यहाँ पर जो चीज बोल्ड करके लिखी हुई है असल में उसके प्रेसिपिटेट्स हैं और बाकी जो सॉल्यूशंस हैं वो असल में वो कॉमन आयन इफेक्ट का काम कर रहे हैं जी और कहीं वो सॉल्यूशन को एसिडिक पे लेके जा रहे हैं, कहीं वो सॉल्यूशन को बेसिक पे लेके जा रहे हैं और इन प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन में मदद दे रहे हैं। ठीक है जी, तो जो खास जो बोल्ड करके लिखे हुए हैं जी वो असल में उनके साथ इन रेडिकल्स का रिएक्शन होगा अगर कंडीशन सूटेबल हुई और उसके नतीजे में आपको प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। अगर कंडीशन सूटेबल नहीं हुई यानी एसिडिक मीडियम चाहिए, एक पर्टिकुलर सॉलिबिलिटी चाहिए होती है, अगर वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू हासिल नहीं होती तो फिर प्रेसिपिटेशन नहीं होती। तो प्रेसिपिटेशन नहीं होती तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रेसिपिटेशन नहीं होने का मतलब ये है कि वो रेडिकल्स मौजूद नहीं है, यानी नीचे वाले कोई रेडिकल्स मौजूद होंगे। तो अगर ग्रुप 4 के अंदर भी आपको प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलते तो ग्रुप 4 भी आपका एब्सेंट है जी। आप ग्रुप 5 का टेस्ट करेंगे और ग्रुप 5 के टेस्ट करने के लिए देखें, क्योंकि आपको यहाँ पे तीसरा केमिकल डिफरेंट है जी, तो क्योंकि आप H2S डाल चुके हैं तो इस सॉल्यूशन को आप डिस्कार्ड कर देंगे। नई टेस्ट ट्यूब के अंदर नया सॉल्यूशन लेंगे और उसके अंदर आप अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे। अगर आपको प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर ये प्रेसिपिटेट्स कार्बोनेट के होंगे और ग्रुप 5b प्रेजेंट है और अगर प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलते तो इसका मतलब है ग्रुप 5b भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है आपको ग्रुप 6b के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि केमिकल डिफरेंट है तो आपको दोबारा से नई टेस्ट ट्यूब के अंदर नया सॉल्यूशन लेना पड़ेगा और उस सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को ऐड करना पड़ेगा। अगर प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं तो ये फॉस्फेट के होंगे और ग्रुप 6b में से इनमें से कोई रेडिकल मौजूद होगा। और अगर आपको प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर भी नहीं मिलते तो देखिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाज़ेह सबूत है जी
कि इसके अंदर अमोनियम मौजूद होगा। और अमोनियम का तरीका क्या है जी कि अगर प्रेसिपिटेट्स नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है अमोनियम मौजूद है जी। तो ग्रुप 6 तक अगर आप कोई ऑब्जर्वेशन ना कर सके, कुछ आपको ऑब्जर्व ना हो, तो इसका मतलब ये है कि जी आपके सॉल्ट के अंदर अमोनियम मौजूद है जी। तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाती है जी। आपने सिस्टमैटिकली चलना है, यानी सबसे पहले आप एसिड रेडिकल्स को डिटेक्ट करें और एसिड रेडिकल को भी ग्रुप वाइज डिटेक्ट करेंगे, पहले ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3। और इसी तरह बेसिक के अंदर भी आप क्या करेंगे, सिस्टमैटिक अप्रोच का ख्याल रखना है। ग्रुप 1 को से स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 6 तक जाएंगे, जहां आपको प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो जाते हैं वहां फिर आपने आगे चलना है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना है। और जहां आपको प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं होते वहां आपको उससे नीचे वाले ग्रुप में आ जाना है और ये आपने टेस्ट करने हैं जी। तो ये कुछ आपके लिए आसान किस तरह होगा कि जब ये ग्रुप रेडिकल्स आपके दिमाग में हो जी और ये ग्रुप रिएजेंट्स आपके दिमाग में हो, और सबसे अहम चीज ये है कि ग्रुप रिएजेंट्स आपके दिमाग में हो, ताकि आपके फौरन दिमाग में आए जी कि ग्रुप 1 एब्सेंट है तो ग्रुप 2 के अंदर मुझे इसके अंदर क्या ऐड करना है। तो अगर ये आपके दिमाग में होगा तो आपका काम खुद ब खुद जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको बार बार पेपर्स के अंदर देखना पड़ेगा, और जितना आप पेपर में देखेंगे उतना आपके लिए ये काम क्या होता जाएगा, मुश्किल होता चला जाएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी कि ये प्रैक्टिकल्स की स्कीम क्या है और इस प्रैक्टिकल्स को किस तरह से परफॉर्म करना है और इस प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, इस पे हम बात करने जाएंगे। ये स्कीम ऑफ एनालिसिस कहलाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है जी, हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट करना है जी, और सॉल्ट को अच्छी तरीके से सॉल्ट का जायजा लेना है जी। आप और उसका कलर, उसकी स्टेट, ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है जी, तो यानी उसको देखना है ताकि उसका कलर आपको वाजे हो जाए, उसको छू के देखना है ताकि उसकी स्टेट आपको वाजे हो जाए, उसको सूंघना है, अगर उसमें से कोई स्मेल आ रही है तो आपको उसका अंदाजा हो जाए, और फिर उसकी सॉलिबिलिटी को चेक करना है जी कि वो पानी के अंदर सॉलिबल है या नहीं। तो ये पहले टेस्ट है जिनको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं जी। ये पहला काम है जो सॉल्ट आपको दिया जाता है उसके साथ आपने करना होता है। तो दूसरा काम आपको चाहिए जी कि आप जब सॉलिबिलिटी को चेक कर रहे हैं जी, तो आप ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लें। जब आपको पता लग गया जी कि ये सॉल्ट वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो आप सॉल्ट को लें और वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करें और एक टेस्ट ट्यूब के बराबर आप उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बना लें। उस सॉल्ट सॉल्यूशन को यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस के अंदर ओरिजिनल सॉल्यूशन भी कहते हैं जी। तो ये दूसरा काम आपको करना पड़ता है जी। उसके बाद जो तीसरा काम है, और ये आपका इंतहाई अहम काम है और इसी के लिए आप आज का लेक्चर डिजाइन किया गया है जी, वो ये है जी कि एसिड रेडिकल को डिटेक्ट करना है। कुछ बातें अब आप सीख गए हैं, एसिड रेडिकल के ग्रुप्स के बारे में आपको पता है, एसिड रेडिकल के ग्रुप के रिएजेंट्स के बारे में आपको पता है जी। तो आपने ये सिंपल सी टेस्टिंग करनी पड़ती है जी, और इन टेस्टिंग के नतीजे में आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आपके सॉल्ट के अंदर कौन सा एसिड रेडिकल मौजूद है जी। जब एसिड रेडिकल को डिटेक्ट कर ले तो इसके बाद फिर आप बेसिक रेडिकल के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं और मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं। बेसिक रेडिकल के आपको मालूम है जी कि 6 ग्रुप हैं, उसके डिफरेंट रिएजेंट्स हैं, और सॉल्यूशन बना के इन रिएजेंट्स को ऐड किया जाता है, प्रेसिपिटेट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, और उसके आगे भी कुछ टेस्टिंग है जी। तो आपका जो चौथा काम होता है वो बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट करना होता है, और जो पांचवा काम है वो क्या होता है जी, ये आपका रिटन वर्क है जी। कि जब आपको एसिड रेडिकल के बारे में पता लग गया और जब आपको बेसिक रेडिकल के बारे में पता लग गया, अब आप उन दोनों को कंबाइन कीजिए और फॉर्मूले लिखने के लिए जो रूल इस्तेमाल होते हैं उन रूल्स को, वैलेंसी के जो रूल इस्तेमाल होते हैं उनको आप अप्लाई कीजिए और सॉल्ट का करेक्ट फॉर्मूला लिखिए जी। तो ये जो प्रैक्टिकल्स हैं सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स हैं, और सॉल्ट एनालिसिस का मतलब ये है जी कि जो सॉल्ट आपको दिया जाएगा उसे आपने आइडेंटिफाई करना है, उसे आपने पहचानना है, यानी उसका फॉर्मूला आपने बताना है। तो उसको फॉर्मूले के वक्त को बताने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद सॉल्ट का ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद एसिड रेडिकल को डिटेक्ट करते हैं तो आपको आधे सॉल्ट के बारे में पता लग जाता है, उसके बाद बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट करते हैं, आपको पूरे सॉल्ट के बारे में पता लग जाता है। इन जो दो रेडिकल्स हैं इनको आप कंबाइन करते हैं तो आप सॉल्ट का फार्मूला और सॉल्ट का नाम दे देते हैं जी। तो ये स्कीम है जी, इस स्कीम को फॉलो करना है आपको प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो ये 5 स्टेप्स का काम है। इस स्टेप्स के अंदर ये जो स्टेप 3 है और ये जो स्टेप 4 है ये असल में केमिकल टेस्टिंग का काम है जी, जिसे आप बहुत तवज्जो से सीखिएगा। अब हम प्रीलिमिनरी टेस्ट पे बात करते हैं जी।
क्योंकि प्रिलिमिनरी टेस्ट भी कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा कर देते हैं। ये जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और आपके जो इतने सारे एसिड रेडिकल और इतने सारे बेसिक रेडिकल्स हैं, ये आपके इनको सिलेक्ट करने में एक प्रोडिक्शन का काम देते हैं जी कि कौन सा रेडिकल मौजूद होता है जी। तो आइए देखते हैं कि प्रिलिमिनरी टेस्ट आपको क्या क्या बताते हैं जी। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर ये 4 टेस्ट आपके पास हैं जी। स्टेट यानी वो क्रिस्टलाइन है, एमोर्फस है या हाइग्रोस्कोपिक है। कलर उसका क्या है जी, वो व्हाइट कलर का सॉल्ट है या उसका कोई खास कलर है। ऑर्डर का मतलब ये है कि क्या उसमें से स्मेल आ रही है या नहीं। और सॉलिबिलिटी का मतलब ये है कि जी वो पानी के अंदर सॉलिबल है या उसका सॉल्यूशन किसी और सॉल्वेंट के अंदर या किसी और केमिकल के अंदर बनाना पड़ता है। तो स्टेट अब आपके सामने है, जरा इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी है जी कि आपका सॉल्ट क्रिस्टलाइन हो। क्रिस्टलाइन का मतलब ये है जी कि आपको पार्टिकल्स दिखें, और अगर पार्टिकल्स आपको नहीं दिख रहा है, वो बहुत ही बारीक हैं, तो जब आप उसको छू के देखें तो वो आपके हाथ पर चुपे या आपके हाथ पे महसूस हो जी, और आपके हाथ पर चुपके नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका सॉल्ट क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। और अगर आपका सॉल्ट क्रिस्टलाइन है तो इसका मतलब है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, सल्फेट या फॉस्फेट मौजूद हो सकता है इसके अंदर। अगर आपका सॉल्ट एमोर्फस है तो एमोर्फस का मतलब ये कि ये पाउडर लाइक होता है, जिस तरह चौक का चूरा होता है वो आपका एमोर्फस होता है जी। और अगर आप इसे छुएंगे तो ये आपको नर्म महसूस होगा, और आपके हाथ पर अगर ये व्हाइट कलर का सॉल्ट है तो ये सफेद निशान आपके हाथ पे छोड़ जाएगा, यानी आपके हाथ से अटैच हो जाएगा जी। तो ये जो स्टेट है ये आपकी एमोर्फस स्टेट कहलाती है। और अगर आपका सॉल्ट एमोर्फस हो तो इसका मतलब ये कि ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है जी। जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो हाइग्रोस्कोपिक है, ये एडिशनल प्रॉपर्टी है जी। या तो वो क्रिस्टलाइन एंड हाइग्रोस्कोपिक होगा या फिर वो एमोर्फस एंड हाइग्रोस्कोपिक होगा। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि उस सॉल्ट का नम होना, ठीक है जी, उस सॉल्ट के अंदर नमी का होना, वो कहलाता है जी हाइग्रोस्कोपिक स्टेट जी। तो अगर आपका सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक है और क्रिस्टलाइन भी है तो इसका मतलब है क्लोराइड और नाइट्रेट होगा। और अगर आपका सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक है एमोर्फस के साथ तो इसका मतलब ये है कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मौजूद होगा। तो ये एडिशनल स्टेट है जी। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है सॉल्ट का नम होना। ये तीनों स्टेट एक बार फिर आपके सामने है, इस तस्वीर में आप देख लें जी। इन तीनों के दरमियान फर्क को देख लें जी। ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, पार्टिकल्स आपको वाजे तौर पर नजर आ रहे हैं। ये एमोर्फस सॉल्ट है, ये सॉल्ट आपको वाजे तौर पर पाउडर फॉर्म में नजर आ रहा है। आप इसको छू के देखेंगे तो आपको मजीद इस बात का अंदाजा हो जाएगा। और ये आपको हाइड्रोस्कोपिक है जी, ये पार्टिकल्स आपको बहुत जोड़े जोड़े नजर आ रहे हैं। और ये सॉल्ट कदरे नम है जी, यानी ये वेट है, इसलिए ये क्या कहलाती है, हाइग्रोस्कोपिक स्टेट कहलाती है। असल में तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे फिजिकली तो आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगी, लेकिन ये तस्वीरें भी इस बात को बताने के लिए, इसको समझाने के लिए अहम है। अच्छा जी, अब दूसरी बात करने जा रहे हैं जी कि सॉल्ट कलर हो जी। तो अब मुख्तलिफ पॉसिबिलिटी है, और पहली पॉसिबिलिटी है कि सॉल्ट वाइट कलर का हो जी। तो वाइट कलर के सॉल्ट आपके लिए आसानी तो नहीं करता। अच्छा, एक बात रह गई जो मैं आपको डिस्कस कर लूँ जी, कि ये जो आपने पीछे पढ़ा स्टेट, तो स्टेट ने आपको एसिड रेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ठीक है जी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कलर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और कलर आपको बेसिक रेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर आपका सॉल्ट वाइट कलर का है जी, तो वाइट कलर के सॉल्ट में एज सच आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि ये इतने सारे रेडिकल, ये सारे के सारे जो सॉल्ट हैं, तो ये सारे के सारे वाइट कलर के होते हैं। तो वाइट कलर का सॉल्ट कदरे मुश्किल समझा जाता है। मुश्किल नहीं है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा, लेकिन आपकी चॉइस क्योंकि लिमिटेड नहीं हो सकी, इसलिए ये सॉल्ट थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है जी। और अगर आपका सॉल्ट कलर्ड हो तो आपको वाज़े तौर पर बेसिक रेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जी। तो अगर आपका सॉल्ट ब्लू कलर का हो तो उसका मतलब है उसके अंदर कॉपर मौजूद हो सकता है। अगर सॉल्ट पिंक कलर का हो तो कोबाल्ट के होने के चांसेस होते हैं। अगर सॉल्ट लाइट ग्रीन या डल ग्रीन कलर का हो तो इसके अंदर फेरस होता है। अगर ये सॉल्ट ब्राइट ग्रीन कलर का हो तो निकल और क्रोमियम के चांसेस हैं जी। और अगर ये सॉल्ट रेडिश कलर का और हाइग्रोस्कोपिक भी हो, ये दो खास बातें होती हैं जी, तो ये आपका इसके अंदर फेरिक के प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं। और वाइट के लिए तो ये तमाम के तमाम वाइट कलर के रेडिकल्स हैं, इनको मैं पढ़ नहीं रहा। तो ये आपको जो कलर है वो भी आपको बेसिक रेडिकल्स के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन देता है जी। तो ये निकल सल्फेट सॉल्ट, ये कॉपर सल्फेट, सॉरी कोबाल्ट सल्फेट, दिस इज कॉपर सल्फेट,
फेरस सल्फेट ये लाइट ग्रीन या डल ग्रीन कलर का है, एंड दिस इज अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये सॉल्ट जो आपको दिए जाते हैं, ये सॉल्ट अब आपके सामने है जी। तो इनके कलर से आप अंदाजा लगा सकते हैं जी। ये व्हाइट कलर का सॉल्ट है, खैर ये तो अमोनियम ब्रोमाइड है क्योंकि मैंने निकाला था, मुझे पता था इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया। तो व्हाइट कलर के सॉल्ट से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कौन सा कैटाइन मौजूद होगा, लेकिन कम से कम अगर इन सॉल्ट का ये पर्टिकुलर कलर है तो बेसिक रेडिकल के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, और आपका काम खुद ब खुद क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। एक आपको हिंट मिल जाती है, एक प्रीलिमिनरी टेस्ट से आपको अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर बेसिक रेडिकल ये मौजूद होगा। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रैक्टिकल को करते हैं जी। तो निकल सल्फेट का कलर, कॉपर कोबाल्ट सल्फेट का कलर, कॉपर सल्फेट का कलर और फेरस सल्फेट का कलर आपके सामने है जी। तो वाज़ेह तौर पे कलर से आप इन सॉल्ट के बेसिक रेडिकल को पहचान सकते हैं जी। और व्हाइट कलर के सॉल्ट के लिए आपको सिस्टमैटिक अप्रोच तो वैसे आपने हर किसी में ही करना है जी, लेकिन व्हाइट कलर के सॉल्ट में आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट से कोई खास आसानी नहीं होती। ऑर्डर की बात करें तो आप सॉल्ट को जब आपने उसका कलर देख लिया और जब आपने उसकी स्टेट देख ली, तो अगला काम क्या है जी कि आप सॉल्ट को स्मेल करते हैं, और स्मेल करने के बाद आपके पास तीन पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसके अंदर से अमोनिया की स्मेल आए। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप स्मेल से यूज टू हो जाएंगे जी। तो अगर अमोनिया का स्मेल आती है तो उसका मतलब इसके अंदर अमोनियम के पाए जाने के चांसेस है जी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर से सिरके जैसी स्मेल आए। तो अगर इसके अंदर सिरके जैसी स्मेल आए, विनेगर लाइक स्मेल आए, तो इसका मतलब इसके अंदर एसीटेट के पाए जाने के चांसेस है जी। और अगर आप ये देखें जी कि सॉल्ट के अंदर कोई स्मेल नहीं है, और ज्यादातर सॉल्ट के अंदर कोई स्मेल नहीं होती, तो इसका मतलब ये है जी कि अमोनियम और एसीटेट ये मौजूद नहीं है। देखिए, ये जो प्रीलिमिनरी टेस्ट करने का मकसद है, इसका मकसद ये है कि आपकी चॉइस क्या हो गई जी, लिमिटेड से चॉइस हो गई। जिस तरह आपको स्मेल आ गई तो इसका मतलब, और आपको विनेगर की स्मेल आ गई तो इसका मतलब है ये तो कंफर्म हो गया जी कि इसके अंदर एसीटेट मौजूद होगा। ये अगर आपको स्मेल नहीं आई तो कम से कम आपके लिए ये दो रेडिकल्स तो कम हो गए जी, कि ये तो अमोनियम भी नहीं होगा और क्या है जी, एसीटेट भी नहीं होगा। तो ये जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है ये आपकी चॉइस को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जी। तो ऑर्डर के अंदर आप सॉल्ट को स्मेल करते हैं जी, और ये तीन पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं। या तो अमोनिकल स्मेल आएगी और अमोनियम मौजूद होगा, विनेगर स्मेल आएगी तो एसीटेट मौजूद होगा, और अगर स्मेल आपको ऑब्जर्व नहीं होती तो इसका मतलब है ना अमोनियम मौजूद होगा ना एसीटेट मौजूद होगा। जब आपने प्रीलिमिनरी टेस्ट कर लिया तो अब आपको क्या चाहिए जी कि आप ओरिजिनल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करें, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को चेक करें, और जिस सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए उस सॉल्यूशन के अंदर आप इस सॉल्ट को डिसॉल्व करके उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। ज़्यादा अच्छा है कि आप ओरिजिनल सॉल्यूशन वाटर के अंदर प्रिपेयर करें। मजबूरी में सॉल्ट के सॉल्यूशन को किसी और एसिड के सॉल्यूशन के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है, सबसे बेहतरीन पॉसिबिलिटी है, और ज़्यादातर सॉल्ट वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं जी, तो सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है ओरिजिनल सॉल्यूशन वाटर के अंदर प्रिपेयर हुआ है। अगर सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो तो दूसरा काम आपको क्या करना पड़ता है कि आप इस सॉल्ट को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया है तो आप इसको हीट करके देखें, हो सकता है हीट करने पर डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारी जो सबसे बेहतरीन चॉइस है जी वो वाटर ही है जी, क्योंकि वाटर आगे का जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर आप एसिड ऐड करेंगे जो अभी मैं आपको बताऊंगा जी, तो उसके एडिशन से इंटरफेरेंस हो सकती है जी, आपके केमिकल रिएक्शंस, ग्रुप टेस्ट या केमिकल टेस्ट मुतासर हो सकते हैं। इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी होती है जी कि सॉल्ट सोल्यूशन पानी के अंदर बन जाए। तो अगर ये कोल्ड कंडीशन के अंदर नहीं बने तो हॉट कंडीशन के अंदर वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करने की कोशिश की जाती है जी। अगर दोनों कंडीशन के अंदर सॉल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व ना हो तो फिर उसको HCl के अंदर डिसॉल्व करना पड़ता है जी। तो डाइल्यूट HCl के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं, और अगर डाइल्यूट HCl के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन HCl के अंदर प्रिपेयर होगा। और अगर HCl के अंदर भी सॉल्युबल नहीं है तो फिर आपको सॉल्ट का सॉल्यूशन H2SO4 के अंदर बनाना पड़ता है जी। तो इसका मतलब है ओरिजिनल सॉल्यूशन H2SO4 के अंदर प्रिपेयर हुआ है जी। और अगर वो सॉल्ट इनमें से किसी के अंदर भी डिसॉल्व ना हो तो फिर हमारे पास आखिरी जो चांस होता है हमें एक्वा रीजिया पे जाना पड़ता है। तो खैर आपको अपने कोर्स के अंदर एक्वा रीजिया पे जाना नहीं पड़ेगा। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है जी। कार्बोनेट अगर सॉल्ट के अंदर मौजूद होगा तो वो HCl के अंदर बनेगा। आयरन Fe2 पॉजिटिव का जो सॉल्यूशन है वो सल्फ्यूरिक एसिड में बनता है जी। तो ये कुछ थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है जी, वरना तो आपके ज़्यादातर जो सॉल्ट आपको दिए जाएंगे उसका सोल्यूशन बआसानी वाटर के अंदर बनेगा। तो आपको सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को चेक करने के बाद एक टेस्ट ट्यूब ओरिजिनल सॉल्यूशन बना के रख लेना चाहिए। आपने सॉल्युबिलिटी चेक की, एक तरीका ये है कि आप उस सॉल्यूशन को ज़ाया कर दें,
तो ज़ाया करने से, अगर सॉल्युबल ना हो तो फिर तो आपको ज़ाया करना पड़ेगा, लेकिन अगर सॉल्युबल हो जाए तो अच्छा ये है जी कि आप उसके अंदर मजीद सॉल्ट को ऐड करें, उसके अंदर मजीद वाटर को ऐड करें, अच्छी तरीके से शेक करें, और ट्रांसपेरेंट ओरिजिनल सोल्यूशन की खास बात यह है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन प्रिपेयर करें और प्रिपेयर करके आप रख लें जो आपके आगे एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल होगा।